हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कल से पढ़ाना शुरू किया था हिंदी के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसमें कल के क्लास में मैंने आप सबको केवल 14 ही क्वेश्चन पढ़ाया था, क्योंकि कल के क्लास में बिजली चली गई थी, जिसके वजह से मैं पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ा पाया था। इसलिए आज की क्लास में मैं आप सबको पूरे जो कल के क्लास के बचे हुए क्वेश्चन है और आज के क्वेश्चन दोनों को मैं मिक्स करके आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप सभी लोगों को। तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के अगले नंबर प्रश्न की ओर। कल हम लोग 14 क्वेश्चन पढ़े थे, तो आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, जिसमें 15वां नंबर प्रश्न है हमारा कि जयशंकर प्रसाद। 15वां नंबर प्रश्न हमारा है कि जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित रचनाकार है। पहला जो प्रश्न था आज का हमारा 15वां नंबर है, जिसमें पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित रचनाकार है। तो ऑप्शन दे रहा है हमारा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो जयशंकर प्रसाद हमारे किस बात के संबंधित कवि हैं, तो वो हमारे छायावाद से संबंधित कवि माने जाते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बात किया जाएगा अगर जयशंकर प्रसाद की हमारी पाठ्य पुस्तक में रचना कौन सी है, तो याद रखना है हमारा तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में, ये याद रखना है। तुमुल कोलाहल कलह में ये हमारे जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई रचना है, जो पाठ्य पुस्तक में दी गई है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग 16वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। पुत्र वियोग किसकी रचना है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी है रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर सी है अज्ञे और ऑप्शन नंबर डी है मुक्तिबोध। तो याद रखना है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो ये हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग 17वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है। जन जन के चेहरा एक के रचनाकार कौन है, तो इसमें हमारा पहला नंबर ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, दूसरा नंबर ऑप्शन है अज्ञे, तीसरा नंबर ऑप्शन है रघुवीर सहाय और चौथा नंबर ऑप्शन है ज्ञानेंद्रपति। तो जन जन का चेहरा एक पाठ के जो रचनाकार है हमारे, वो कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। तो 17वां नंबर भी प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है, यानी रघुवीर सहाय जो थे हमारे, उनका जन्म कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए काशी, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी मेरठ, ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो हमारे रघुवीर सहाय जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। तो ये याद रखना है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ है। और इनके द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है, तो वो अधिनायक है। अधिनायक हमारे रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है, तो ये जरूर याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है, तो प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है, तो ये हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि हारजीत जो है, हारजीत किसकी रचना है। हारजीत जो है यह किसकी रचना है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है अशोक वाजपेयी, उसके बाद अगला ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, तीसरा नंबर ऑप्शन है रघुवीर सहाय और चौथा नंबर ऑप्शन है अज्ञे जी। तो अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि हारजीत किसके द्वारा लिखा गया, तो हारजीत अगर पूछा जाएगा तो ये अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है, यानी 20 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और प्रश्न ऐसे पूछ दे कि हमारे पाठ्य पुस्तक में गद्य कविता कौन सी दी गई है। गद्य कविता कौन सी दी गई है, ये पूछे तो हम बताएंगे कि वो हारजीत ही है। तो ये याद रखना है कि हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई गद्य कविता कौन सी है, तो वो हारजीत है, ये भी याद रखना है। और हारजीत के रचनाकार कौन होंगे, तो अशोक वाजपेयी होंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जिसमें 21वां नंबर प्रश्न है हमारा कि अमृत का पर्यायवाची क्या होगा।
अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे हम लोग, जिसमें लिखा है सुधा। उसके बाद दूसरा नंबर ऑप्शन है शस्य, तीसरा नंबर ऑप्शन है वैश्वानर, उसके बाद चौथा नंबर ऑप्शन हमारा दर्प। तो अगर हमारा जो एग्जाम में पूछेगा कि अमृत का पर्यायवाची बताइए, तो अमृत का पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा? तो सुधा होगा। तो 21वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? तो अश्व का पर्यायवाची में याद रखना है कि अश्व का पर्यायवाची हमारा तुरंग हो जाएगा। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम लोग 23वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जैसे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वाले व्याकरण में प्रश्न आते हैं, तो वही प्रश्न को यहाँ पे दिया गया है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो विदुर होगा। अब कई लोग क्या करेंगे कि पुरुष की स्त्री मर गई हो तो स्त्री विहीन कर देंगे, स्त्री विहीन टिक कर देंगे, तो स्त्री विहीन जो वो नहीं होगा। ठीक, पत्नी विहीन भी नहीं होगा, नारी विहीन भी नहीं होगा, और सही हमारा उत्तर क्या होगा? विदुर होगा। विदुर का मतलब होता है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। तो इसीलिए हमारा 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग 24वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दिया गया है कि रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? जो रविंद्र शब्द है ये, इसका पूछा जा रहा है कि संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है कि रवि धन इंद्र, उसके बाद दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है रवि धन इंद्र। अब इंद्र दोनों में देखिए सेम है, लेकिन इसमें बड़ी का मात्रा है एक में, और एक बड़ी है और एक में छोटी है, मतलब एक में छोटी का प्रयोग किया गया, एक में बड़ी का। उसी तरह तीसरा नंबर ऑप्शन में है कि रव धन इंद्र लिखा है, और चौथा नंबर ऑप्शन है कि रवि धन इंद्र लिखा है। तो अब इसमें हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो रविंद्र का संधि विच्छेद की बात करेंगे तो रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र बराबर क्या होता है? रविंद्र होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे 25वां नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है कि जगदम्बा का संधि विच्छेद कीजिए। जगदम्बा का संधि विच्छेद कीजिए। तो जगदम्बा का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? तो जगत धन अम्बा क्या होगा? जगत धन अम्बा होगा। जगत धन अम्बा बराबर जगदम्बा होता है। जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा बराबर क्या होगा? जगदम्बा होगा। तो जगत धन अम्बा किसमें दिया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है। सी कर रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया, ऊपर नीचे हो गया है, तो याद रखिएगा, इसको हम बी बना दे रहे हैं और इसको सी कर दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है अगर देखेंगे जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा दोनों में है, लेकिन एक में यहाँ पे आधा तौ का प्रयोग किया गया यानी हलंत वाले तौ का, और एक में प्रयोग किया पूरा तौ का। तो अब याद रखना है कि इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, जहां पर आधा तौ दिया या हलंत लगा है उसको हम करेंगे। तो जगत में अ जोड़ देंगे तो तौ पूरा, तौ आधा तौ में अ जोड़ेंगे तो तौ पूरा बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो हलंत वाला तौ है वो सही होगा। तो जगत धन अम्बा बराबर जगदम्बा होगा। तो तीसरा नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। तो ये हमारा 25वां नंबर प्रश्न था। ठीक, आगे भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अगर इस क्लास के आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे एसएस लोकर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आप सभी को इस जितने भी एमसीक्यू मैं कराऊंगा उन सभी का पीडीएफ नोट्स आप सभी लोगों को मिल जाएगा, ताकि आप इन सभी प्रश्नों को दोबारा से याद कर सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग हमारे एसएस लोकर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 26वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दिया गया है कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पुरातन में उपसर्ग, और उपसर्ग मतलब क्या होता है कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, तो वो हमारा उपसर्ग होता है। और प्रत्यय क्या होता है कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके शब्द के अर्थ में क्या करे, परिवर्तन कर दे। तो यहाँ पे उपसर्ग कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो पुरातन शब्द है ये पुरातन, ये क्या लगेगा कि इस शब्द में उपसर्ग आगे लगा हुआ है। तो हम देखेंगे कि पहला नंबर ऑप्शन पु है, दूसरा नंबर ऑप्शन है पुर है, तीसरा नंबर ऑप्शन है उ है, और चौथा नंबर ऑप्शन है पूरा है।
तो इसमें हम देखेंगे कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो पुरातन में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो पूरा उपसर्ग लगा है। पुरातन में पूरा उपसर्ग लगा है। ठीक, तो हमारा पुरातन का जो उपसर्ग वाला क्वेश्चन है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम लोग 26वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तो ये भी एक अनेक आर्थी शब्दों के बदले या अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से जो है प्रश्न किया गया है कि जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वो जिज्ञासु हो जाएगा। मतलब जो चीज को जानने की इच्छा रख रहा है तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? हमारा जिज्ञासु हो जाएगा, जिज्ञासु। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। इसी तरह आगे बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर, 28वां नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी अविभाव समास और ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। तो हमारे यथाशक्ति में कौन सा समास लगा है? तो ये याद रखना है, हमारा अविभाव समास का प्रयोग किया गया है यथाशक्ति में। ठीक ना? तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी 28वां नंबर प्रश्न का वो सही हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है 29वां नंबर प्रश्न में कि कमल नयन कौन सा समास है। कमल नयन यानी कमल के समान आंखों वाली, ये कह सकते हैं हम लोग। तो कमल के समान आंखों वाली या कमल नयन जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? तो ये हमारा जो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमारा 29वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 30वां नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है कि लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर मतलब होता है कि लंबा पेट वाला, यानी लंबा पेट वाला किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो गणेश जी भगवान के लिए करते हैं, गणेश भगवान के लिए। तो इसीलिए लंबोदर जो है ये कौन सा समास हो जाएगा? हमारा तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 31वां नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि संयोगिता स्वयंवर की रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो रचना है तो ये किसकी रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना होगी? तो हमारे लाला श्रीनिवास दास जो है उनकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि संयोगिता स्वयंवर को बताते हैं कि ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन में बालकृष्ण भट्ट दिया हुआ भी है, तो बहुत लोग इसको ठीक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये गलत है। दमयंती स्वयंवर कहेगा तब बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन अगर संयोगिता स्वयंवर कहे तो ये हमारे लाला श्रीनिवास दास की रचना है, ये याद रखना है हमें। ठीक, और इनकी जो संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है, इसकी कटु आलोचना किए थे हमारे बालकृष्ण भट्ट, ना कि इसकी रचना किए थे। तो ये चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का यानी लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो उनके लड़के का नाम क्या है? तो बोधा सिंह की, महा सिंह की, कीरत सिंह या जयधारी सिंह। तो हजारा सिंह के बेटे का नाम क्या था? तो उनके बेटे का नाम बोधा सिंह था। ठीक, हजारा सिंह के बेटे का नाम क्या था? तो बोधा सिंह था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है? तो यह कथन किसका था? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की रचना है। तो 32 है। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आगे बढ़ेंगे 34वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो ये हमारे किसकी कृति होगा? तो कर्मधारय सिंह दिनकर जी का कृति होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है? मतलब प्रताप जो ये पत्रिका है इसके संस्थापक और संपादक कौन है? तो कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, कि बालकृष्ण भट्ट है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है, कि गणेश शंकर विद्यार्थी है? कौन है? तो यहाँ पे हमारा कौन होंगे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो है हमारे प्रताप पत्रिका के संपादक होंगे। तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है?
तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन होंगे? तो हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हमारे दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न हमारा 37वां नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया कि कहानीकार तिरिश की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गए थे? अब तिरिश जो है ये क्या है? ये तिरिश हमारा जो है पाठ्य पुस्तक में दिया गया एक कहानी है, जिसके राइटर कौन है? तो उदय प्रकाश जी हैं। उदय प्रकाश वही कहानीकार है। तो उन्हीं को कहा जा रहा है कि वो तिरिश को जलाने के लिए, तिरिश शीर्षक का नाम भी है, पाठ का नाम भी है, और तिरिश उसमें एक विस्खापड़ एक जंतु का नाम भी है। तो उसी को जलाने के लिए जो है ये जंगल में किसके साथ गए थे? तो ये अपने मित्र जिसका नाम थानू था उसके साथ ये गए थे जंगल में तिरिश को जलाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? ये प्रश्न पूछा भी जाता है बार बार। अब हम लोग जो है शॉर्टकट में जानते हैं कि जे कृष्ण मूर्ति, लेकिन कभी कभार इनका पूरा नाम भी पूछ देता है। तो याद रखना है कि जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति था। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, पहला नंबर ऑप्शन है जयंत कृष्ण मूर्ति, दूसरा नंबर ऑप्शन है जिद्दू कृष्ण मूर्ति, तीसरा नंबर ऑप्शन है जीवंत कृष्ण मूर्ति, और चौथा नंबर ऑप्शन है जमेश कृष्ण मूर्ति। तो हमारे जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति। तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 39वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो ये किस परंपरा के कवि हैं? तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के मलिक मोहम्मद जायसी ये कवि माने जाते हैं। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन जो 39 नंबर का ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 40वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? तो ये याद रखना है, पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है कि अष्टछाप, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि सत्संग, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है पुष्टि मार्ग, और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो हमें याद रखना है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक जो है किसको माना जाता है? तो ये याद रखना है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य को, महाप्रभु वल्लभाचार्य को हमारे पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। तो ये हमारा 40वां नंबर प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे 41वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दिया गया है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो यहाँ ऑप्शन दे रहा है नरहरिदास, उसके बाद अगला ऑप्शन दे रहा है कि रविदास, उसके बाद अगला ऑप्शन दे रहा है शेष सनातन, और फिर उसके बाद चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है हमारा मधुसूदन सरस्वती। अब यहाँ पे हमको एक बात याद आएगा कि जब हम लोग किताब पढ़ रहे थे तो उसमें तुलसीदास के शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दो गुरु का नाम दिया था। तो अब यहाँ पे दोनों गुरुओं का नाम भी दिया है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूजन कर देते हैं कि हम शिक्षा गुरु किसको बताएं, नरहरिदास को बताएं कि शेष सनातन को बताएं। तो ये याद रखना है कि शिक्षा गुरु हमारे क्या होंगे तुलसीदास के? तो शेष सनातन जी होंगे, शेष सनातन शिक्षा गुरु होंगे। ठीक, शेष सनातन शिक्षा गुरु होंगे, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। लेकिन इस शिक्षा गुरु के जगह पे दे दे कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो दीक्षा गुरु में याद रखना है कि नरहरिदास होंगे। ठीक ना, क्या होंगे? नरहरिदास। तो यहाँ इस प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर शिक्षा के जगह पे दीक्षा देता तो वो नरहरिदास होते हैं। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ेंगे 42वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दे रहा है कि सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार, मतलब पाठ जो हमारा है, पाठ चौथा लेसन काव्य खंड का, जिसका नाम क्या है? नावादास के द्वारा लिखा गया। पहली बात तो ये है नावादास के द्वारा लिखा गया, और पाठ का नाम क्या है? छप्पय है। छप्पय पाठ हमारा काव्य खंड का चौथा लेसन है, जिसमें दो कवियों के बारे में जिक्र किया गया है, कबीरदास और सूरदास। ठीक, दोनों कवियों के बारे में जिक्र किया गया, पहले में कबीरदास का, दूसरे में हमारे सूरदास जी का। तो सूरदास जी और कबीरदास दोनों के बारे में नावादास जिक्र किए हैं। तो उसी मतलब कि छप्पय पाठ में पहला वाला जो कबीरदास जी के बारे में वर्णन किया वो उनकी विशेषताओं का, तो उसी में कबीरदास सबके हित का वचन कहते हैं, मतलब सबके हित के लिए वचन लेते हैं।
तो उन्हीं के द्वारा कही गई ये पंक्ति है। तो वही यहाँ पे प्रश्न में दिया गया या पूछा गया है कि पाठ के अनुसार बताइए कि सबके हित का वचन कौन कहता है। तो कौन कहता है? तो हमारे कबीरदास जी कहते हैं। तो 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है छत्रसाल दशक में छंद कितने हैं? छत्रसाल दशक में छंद कितने हैं? तो 110 छंद है कि 210 छंद है कि 310 छंद है या 10 छंद है? अब ये समझना है हमें। यहाँ पे छत्रसाल दशक, छत्रसाल को हम लोग को हाइड कर देना है, केवल समझना है दशक। दशक दे, छत्रसाल दशक करके दे, और हम भूल गए हैं कि इसमें कितने मतलब छंद होंगे। तो दशक का मतलब याद रखना है 10 होता है। दशक का मतलब याद रखना है 10 होता है, और 10 होता है तो हमारा इस छत्रसाल दशक में कितने छंद होंगे? तो 10 ही छंद होंगे। तो हम 10 को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, तो हमारा 10 ही केवल जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। छत्रसाल दशक में केवल 10 छंद है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न 44वें नंबर की ओर, जिसमें पूछा गया कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में सबसे पहले बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी, इनके द्वारा लिखा गया एक हमारा पाठ्य पुस्तक में फेमस जो है रचना है, जिसका नाम क्या है? पुत्र वियोग है। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग जो है जिसमें अपने पुत्र के असामयिक निधन पर इन्होंने ये शोक गीत लिखा। ठीक, अब इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है उसमें कवित्री के बारे में जो जिक्र किया गया, तो उसमें बताया गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता कौन है? तो ठाकुर रामनाथ सिंह जी हैं। ठाकुर रामनाथ सिंह जी जो है हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता हैं। और इनके पति की अगर बात करेंगे तो वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह इनके पति हैं, और इनके पिता कौन है? तो ठाकुर रामनाथ सिंह जी हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन 45वें नंबर की ओर बढ़ेंगे, तो जिसमें पूछा गया है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। तो ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में दिया जाता है कि 4 ऑप्शन में रचनाओं का नाम दे देगा और कहेगा क्वेश्चन में कि बताइए इस कवि की रचना इनमें से कौन सी है। तो अब हमको इसमें से ढूंढना है। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि जो पहला नंबर ऑप्शन है गुलामी का नशा, तो गुलामी का नशा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हमारे जो है लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा लिखा गया है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति हैं। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिखा गया। और पूछा जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है, तो ये होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन मुकुल है, तो मुकुल जो है ये स्वयं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। इसके बाद बात करेंगे विशाख का, तो विशाख हमारे जो है एक नाटक है और ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी विशाख भी नहीं होगा। लेकिन शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया रचना कौन सा है? तो काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा 45 नंबर प्रश्न का। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 46 नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म याद रखना है कि 13 नवंबर 1917 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो इसका 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 47वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ मतलब टोटल जो है 46 ही क्वेश्चन है, 46 बोल रहे हैं, नहीं अभी आगे क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ चलिए 47 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे कि हाथ पैर में कौन सा समास है। थोड़ा सा वो रुक गया था, लेकिन 46 के बाद 47वां नंबर प्रश्न है हमारा कि हाथ पैर में कौन सा समास है। हाथ पैर में कौन सा समास है ये पूछा जा रहा है। तो हाथ पैर, तो हाथ पैर में देखेंगे तो हाथ और पैर इनके बीच में हाइफन लगा है। तो हाइफन यानी ये क्या किया? 2 शब्द को जोड़ा है। तो जोड़ने का काम अगर पूछेगा और समास पूछेगा तो हम बताएंगे द्वंद्व समास, यानी 2 लिखा है और हाइफन ये लगा होगा, तो इसमें हमको बताना है कि ये द्वंद्व समास होगा। तो हाथ पैर में कौन सा समास है? तो वो द्वंद्व समास है। तो 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को कहाँ का दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण को कहाँ का दलाल कहा गया है? भारत का कि पाकिस्तान का कि अमेरिका का कि चीन का? कहाँ का दलाल कहा गया है? तो इनको कहाँ का दलाल कहा गया है? तो अमेरिका का दलाल कहा गया है। तो 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन
49वां नंबर की ओर, जिसमें पूछा गया है कि समाज का विशेषण क्या होगा। समाज का विशेषण क्या होगा? तो समाज का विशेषण अगर बात करेंगे तो समाज का विशेषण क्या होगा? तो सामाजिक हो जाएगा। सामाजिक जो है हमारा क्या होगा? समाज शब्द का विशेषण होगा। विशेषण क्या होता है? तो विशेषण याद रखना है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे ये समाज जो है, ये समाज का जो विशेषण होगा वो क्या होगा? सामाजिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा 50वां नंबर है, जिसमें पूछा गया है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चापलूसी करना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अपना काम निकालना, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि चालाकी करना, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मूर्ख बनाना। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अपना काम निकालना। मतलब कोई व्यक्ति होते हैं ना, किसी के साथ मिलजुल करके अपना काम निकलवा लेंगे और फिर उसको भूल जाएंगे, उसको छोड़ देंगे। तो ऐसे लोगों को मुहावरे की भाषा में क्या कहा जाता है? अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम निकालना, इसका अर्थ हुआ। तो 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो टोटल आज हम लोग कितना प्रश्न को करेंगे? 50 क्वेश्चन को। 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आज जो है 50 क्वेश्चन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल के क्लास में हम लोगों ने 10, 12 या 15 क्वेश्चन तक ही करीब देखे थे, यानी मतलब 14-15 क्वेश्चन तक ही देखे थे। तो इसलिए उस कल के क्वेश्चन को और आज के क्वेश्चन को मिला करके मैंने 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाया। तो आप सभी लोग को अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या कल की क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे एसएस लोकर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। और ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।